अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, हमारा एक चैप्टर है दैट इज़ इन्वेंट्री, और इसी से फिर आगे जाके हमारा चैप्टर बेस बनता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो है हम सीख रहे होते हैं। ये दो चैप्टर्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं और मुश्किल चैप्टर समझे जाते हैं, तो इनके ऊपर हम जो है टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगाएंगे और हम इसको लेके चलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस चैप्टर को एटलीस्ट जो है वो छोटे सेशंस में रखूँगा और मैं इसके 3 से 4 सेशंस करवाऊँगा ताकि आपकी एक अच्छी कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो हो जाए। बिकॉज ये चैप्टर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप कैफ में आएंगे तो कैफ में आपका पूरा सब्जेक्ट है सीएम में, जो इस इन्वेंट्री के ऊपर ही बेस कर रहा होगा, कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा होगा, तो हम इसको लेके चल रहे होंगे। अब हम बात करने लगे हैं किसकी, इन्वेंट्री की बात करने लगे हैं और इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इन्वेंट्री क्या होती है, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, स्टॉक टेकिंग मेथड क्या है, इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, और इसके जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो इन्वेंट्रीज बेसिकली क्या होते हैं, देखें इससे पहले हमने अपने चैप्टर कंप्लीट किया था, डैट वाज नॉन करंट एसेट्स का डेप्रिसिएशन का, इसमें हमने नॉन करंट एसेट डिस्कस किए थे जो हमारे IAS 16 में आते थे। अब हम जिसकी बात करने लगे हैं वो है IAS 2 में फॉल करती हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, वो है हमारा IAS 2, जिसके मुताबिक हम क्या करेंगे, सारा ये कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम क्या करेंगे, जिसको हम यहाँ पर लेके चल रहे होंगे। सबसे अहम चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसकी बेसिस के ऊपर हम अपना एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके चलेंगे, और इसका अगर आपको सही में इल्म हो जाए तो आपके बाकी चीज़ें जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको FAR 1 में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप जब मेरे से टेक्स्ट पढ़ेंगे आगे आगे कैफ में, तो वहाँ पे भी आपको इन्वेंट्री बिजनेस में जो है वो हेल्प दे रहा होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक अहम चैप्टर है, जिसे हमने क्या करना है, जिसे हमने यहाँ पर लेके चलना है, जिसे हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब इन्वेंट्री क्या होती है क्या नहीं होती उसकी बात करेंगे। देखिए इन्वेंट्री का मतलब है हम जिनको डील कर रहे हैं वो हमारे क्या है, दीज आर करंट एसेट्स। हम किन की बात कर रहे हैं, जो हमारे करंट एसेट्स हैं, हमने उनकी बात करनी है। अब इन्वेंट्री कहते किसे हैं, नाम सुना होगा आपने, स्टॉक। मैं आपको चैप्टर बहुत डिटेल में समझाने लगा हूँ ताकि आपकी अच्छी कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो हो जाए। आपने सुना होगा क्या, स्टॉक। अक्सर आप सुनते हैं दुकानों पे जाके, जी दुकान में सामान पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा। आप एक टक शॉप में जाते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं उस टक शॉप में सामान पड़ा हुआ है, लेस पड़ी हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, ब्रेड पड़ी हुई है, चीनी पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, ये सामान है, और वो दुकानदार क्या कर रहा है, उनको बेच रहा है, तो उसका स्टॉक है, वो इन्वेंट्री है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब इन्वेंट्री क्या होती है, बेसिकली इन्वेंट्री जो है ये हमारे एसेट्स हैं, पहली बात है, और ये हमारे करंट एसेट्स में है, बिकॉज इनका बेनिफिट जो है हम लॉन्ग टर्म में लेके नहीं चलते, बल्कि विद इन अ ईयर इसका बेनिफिट जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। अब इन्वेंट्री है क्या, रिमेंबर ये वो एसेट्स हैं जिसको हमने हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या होता है, हमने इसको बेचने के लिए रखा है। हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है, हमने इनको बेचने के लिए रखा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि हमारा काम ही ये है कि हमने चीज़ों को बेचना है। जैसे अगर आपकी सीमेंट की एजेंसी है, आपका कारोबार क्या होगा, आप सीमेंट की बोरियां लेके आएंगे, आप सीमेंट की बोरियों को बेच रहे होंगे, तो योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, बोरियां बेचना सीमेंट की। तो वो जो सीमेंट ला के रखा है आपने अपने गोदाम में, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो मेरी इन्वेंट्री कहला रही होगी। तो ये इन्वेंट्रीज के लिए जब हम बात करते हैं तो रिमेंबर हम ये सामान ख़रीद के लेके आए हैं, हम इनको बेच रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक अकाउंट बनाते हैं जो होता है हमारा अकाउंट ट्रेड पेएबल्स का, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, सामान ख़रीदते हैं। ये होता है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कि जी इतना मेरा ओपनिंग पेएबल है,
फिर आता है मेरे पास बैलेंस कैरिड ऑन, कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्लोजिंग पेएबल है। जो मैंने अपने पेएबल्स को पेमेंट की होती है वो अमाउंट आती है। और यहाँ पे आता है सामान कि मैंने कितना ख़रीदा है, कितनी परचेजेस हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूँ। ठीक है, फिर ये परचेजेस हमारी कहाँ पे जाती हैं, हम इनको लेके चलते हैं हमारे परचेजेस के अकाउंट में या हमारे इन्वेंट्री के अकाउंट में। मतलब जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, सामान कितना था हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है सामान का, वो लेके चलते हैं। उसके बाद जो ये हमने परचेजेस की होती हैं, हम एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे जो हमने परचेजेस की होती हैं, मतलब जिनको हमने सामान ख़रीदा है, वो वहाँ पे आ जाएगा। और जो फिर चीज़ें बिकती हैं हमारी, वो मेरे यहाँ पे किस में पार्ट बनती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रही होती हैं। तो ये अकाउंट, तो बेसिकली जो हम सारी यहाँ पे कहानी सीखने लगे हैं वो किस अकाउंट के बारे में है, ये वाला अकाउंट जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का बन रहा होगा, इन्वेंट्री अकाउंट जो है बन रहा होगा। सारी कैलकुलेशन, सारी कहानी, सारी बातें जो हैं वो हमने किसकी देखनी है, हमने इस अकाउंट में देखनी है। क्या है, कैसे नहीं है, कैसे हम इसको लेके चलेंगे, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो जो सामान हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, हम सारी उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर देखा सामान बिक गया है तो हमने सेल्स की बात कर ली। कुछ ऐसी होती हैं जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि अगर आपने अभी सेल की हैं लेकिन अभी बायर तक पहुंची ही नहीं है, रास्ते में है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर से अपना सामान जो है बेचने के लिए भेजा हुआ है ग्वादर में, ख़रीदार जो है ग्वादर में है। अब लाहौर से सामान निकल कर जब तक वो रास्ते में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट कहला रहा होगा। रिमेंबर, जो गुड्स इन ट्रांजिट होती हैं उनको भी हम क्या ट्रीट करते हैं, हम उनको भी इन्वेंट्री जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें हमने देखना है कि इकोनॉमिक कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक कंट्रोल किसके पास, अभी तक तो उस बंदे के पास सामान पहुंचा नहीं ना, तो वो भी उसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जब उसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको इन्वेंट्री का ही पार्ट जो है वो बनाकर बैठे होंगे। ठीक है, अब इन्वेंट्री को जब हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट का असूल क्या होता है, असूल है, ये प्रिंसिपल याद रखना है, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। मतलब जो इन्वेंट्री कॉस्ट होगी या जो इन्वेंट्री की NRV होगी, जिसमें से लो वैल्यू होगी, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल क्या है कि हमने देखनी है कि हमारी इन्वेंट्रीज की कॉस्ट क्या है, और हम देखेंगे हमारी इन्वेंट्री की NRV क्या है, हम इसको देखेंगे। जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी, जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी, हम क्या करेंगे, हम इसको उस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जो लोअर अमाउंट होगी हम क्या करेंगे, हम इसको उस वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करके बैठे होंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि हमने अब यहाँ पे पहली चीज़ देखनी है, डेट इज़ मेजरमेंट, कि हमने ये कॉस्ट किस तरह मेजर करनी है और ये हमने NRV किस तरह मेजर करनी है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये कॉस्ट किस तरह मेजर होगी और NRV कैसे मेजर होगी, उसको देखना है। तो पहले हम सीखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़, कि इन्वेंट्री कॉस्ट अब हमने मेजर करनी हो तो इसको मेजर करने का क्या तरीका होगा। रिमेंबर, जो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज़ होगी वो भी इसमें शामिल है। कॉस्ट ऑफ परचेज़ का मतलब है कीमतें ख़रीद। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट को दूसरे डिफाइंड प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप लकड़ियाँ लेके आए हैं, आप लोहा लेके आए हैं, आप फोम लेके आए हैं, आप कपड़ा लेके आए हैं,
चीज़ें लेके आई हैं, इनकी कॉस्ट है। अब आप उन सबको काटेंगे, जोड़ेंगे, मिला के चेयर बना रहे हैं, तो उस लोहे को, लकड़ी को, फोम को, कपड़े को चेयर में बनाने की जो कॉस्ट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहला रही होगी, तो वो भी इसका पार्ट बनेगी। उसके अलावा वो तमाम कॉस्ट जो इन्वेंट्री को उसकी मौजूदा लोकेशन में या मौजूदा कंडीशन में लाने के लिए जो है वो इनकर हो रही है, वो भी क्या होंगी, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, जैसे आपके कुछ ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड का मतलब है कुछ अखराजात होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं जो हमने करने होते हैं, तो वो सारे किसका पार्ट बनेंगे, इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट जो है बन रहे होंगे। अब पहली बात करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज़ कि जो कीमत ख़रीद है, इस कॉस्ट ऑफ परचेज़ में क्या कुछ शामिल होगा, क्या कुछ शामिल नहीं होगा। देखें, कॉस्ट ऑफ परचेज़ में जो है ना, ये जो हमने IAS 16 की देखा था वही तकरीबन है हमारा यहाँ पे। आपने सिंपल ये याद रखना है कि क्या कुछ शामिल नहीं होगा। देखिए, जितने भी रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, तो वो भी नहीं आएगा। जितने भी एडजस्टेबल इनकम टैक्स होंगे वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, वो भी नहीं आएगा। जितनी भी नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो भी इसका पार्ट नहीं बनती। और जो डिस्काउंट और रिबेट्स होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ये कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। तो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनता क्या क्या है, परचेज़ प्राइस कितनी खरीदी है, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज़, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड पे कर रहे हैं, या कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो उसकी एक्विजिशन से मुत्तसिल है, जो उसकी एक्विजिशन से रिलेट कर रही है, वो किसका पार्ट बनती है, हमारी कॉस्ट का पार्ट बन रही होती है। तो ये सॉर्ट ऑफ जो हम IAS 16 में पढ़ के आए हैं ये तकरीबन वैसा ही है, इसमें ऐसा कोई आपको अलग चीज़ जो है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। जैसे सवाल है कि साजिद लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद फॉलोइंग डिटेल्स। इनवॉइस प्राइस है, लिस्ट प्राइस थी 10,50,000, डिस्काउंट मिला है उसको 50,000 रुपये का, कस्टम ड्यूटी उसने पे की है 1.5 लाख की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 50,000 की, नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स 225 का, रिफंडेबल टैक्स है 180 का, कैरेज इनवर्ड पे किया 40 का, कमीशन पे की है रॉ मटेरियल क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपये की। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये सवाल है, इसको रीड करें ध्यान से, इसको फिर ज़रा हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये सवाल जो है हमने इस रूल के मुताबिक जो है सॉल्व करना है। अब देखें, इनवॉइस प्राइस जो है वो तो हमारी आएगी बट डिस्काउंट नहीं आएगा। तो लिस्ट प्राइस थी हमारे पास 10,50, डिस्काउंट लेस करवा के ही हम लेंगे, तो हम यहाँ पे 1,000 जो है ऐड कर देंगे। अब कस्टम ड्यूटी जो है, चूँकि ये नॉन रिफंडेबल है, ऐड हो जाएगी, 150 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, आप टैक्स में आगे कैफ 2 में दबाएंगे, मेरे पास मैं बढ़ाऊंगा। FED क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, बट टैक्सेस होते हैं, दोनों नॉन रिफंडेबल हैं, ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स है, वो भी क्या होगा, इसमें ऐड हो रहा होगा। फिर रिफंडेबल सेल्स टैक्स है, ये कभी भी ऐड नहीं होगा, जो हमें रिफ़ंड मिल जाना है। फिर कैरेज जो उसने पे किया है 40 का, वो भी हम ऐड करेंगे। जो कमीशन पे किया है एजेंट को 100 का, वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज़ आ जाएगी, इतने की इन्वेंट्री जो है मेरी बन रही है। उसके बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, हमने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को लेके चलना है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है हम किसे कहते हैं, देखें सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आप कुछ सामान लेके आए, अब आप उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो हैं, आप लॉग्स लेके आए हैं, अब आप उसको लॉग्स को चेयर में कन्वर्ट करने लगे हैं। अब उसके लिए आपने क्या करनी होगी, कुछ कॉस्ट इनकर की जाएगी। अब जो कुछ कॉस्ट होंगी जो इसको कन्वर्ट करने पे इनकर हो रही होंगी, वो 2 तरह की होंगी। एक तो होगी जिसे हम कह रहे होंगे कि ये है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी जो है वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कहला रही होगी।
ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो पर यूनिट लग रही है, मतलब मुझे पता है कि अगर ये काम कर रहा हूँ इस पे इतनी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि एक चेयर बनाने के लिए 5 शीट्स लगती हैं लकड़ी की, तो 2 चेयर बनाने पे कितनी लगेंगी 10, 3 पे कितनी लगेगी 15, 4 पे कितनी लगेगी 20। तो मुझे पता है कि एक चेयर के ऊपर लकड़ी की 5 शीट्स लग रही हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने एक बेंच बनाना है, स्टूल बनाना है, तो एक स्टूल बनाने के लिए या एक बेंच बनाने के लिए 20 किलो लोहा लगता है। तो एक बेंच के ऊपर 20 किलो लोहा लगा, 2 पे कितना लगेगा 40, तीसरा बनाएंगे 60, चौथा बनाएंगे 80। तो हमें पता है, हमें पता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप जाते हैं तंदूर के ऊपर और रोटियां लेके आते हैं, आपको पता है कि यार एक रोटी बनाने के ऊपर इतने ग्राम जो आटा है वो लग रहा है, 100 ग्राम लग रहा है, 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम, तो हर रोटी कितने की बन रही है 50 ग्राम की। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो हमें पता है। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है कि इतना मटेरियल लगेगा, वो हमें पता है कितना है कितना नहीं है। हमारे पास जो है डायरेक्ट लेबर भी गिवन होगा कि जी इतना लेबर है, इतना एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मजदूर रखा ही है, तुम्हारा काम ही कुर्सी बनाना है, हम उसको पैसे ही दे रहे हैं, एक कुर्सी का 100 रुपया, 2 कुर्सी का 200 रुपया, 3 कुर्सी का 300 रुपया, 4 कुर्सी का 400 रुपया, 5 कुर्सी का 500 रुपया। तो वो डायरेक्ट लेबर है, बिकॉज वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर ही उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर कहला रही होगी। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी। फिर हमारे पास कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स जो है वो कह रहे होते हैं। अब ओवरहेड्स क्या है, अब कुर्सी बन रही है, बिजली भी तो इस्तेमाल हो रही है। अब कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है कुर्सी बनाने को, उसको हम एक सिस्टमेटिक बेसिस पे क्या करेंगे, एलोकेट कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे। वो मेरी क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कि हमने ओवरहेड जो है वो लगा दिए। तो ये मेरे पास क्या होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मेरे पास 2 तरह की होती है, एक होती है मेरे पास फिक्स और दूसरी होती है मेरे पास वेरिएबल। ये फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या करूँगा, वो हम उसको आगे जाके जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है उस पर लेके चलेंगे, हम इसको वहाँ पे डिस्कस जो है कर रहे होंगे। तो लेकिन ये चीज़ें हैं, ये इसका जो है पार्ट बन रही होती हैं। ओके, अब ये जो ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट की, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये हैं कि रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन, रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिविटी, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, हम क्या करेंगे, हम इनको लगाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है, आप प्रोड्यूस करें ना करें डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। जैसे फैक्ट्री मैनेजमेंट है, उसकी कॉस्ट हो गई, सुपरवाइज़र जो हो गया उसकी जो है कॉस्ट हो गई। ये सारा कुछ जो है वो इसमें क्या होता है, आ रहा होता है। अब एक कुर्सी बनाएंगे तब भी मशीन की डेप्रिसिएशन लाख ही आनी है, 2 कुर्सियां बनाएंगे तब भी मशीन की डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होनी है, लाख आनी है। 5 कुर्सियां बनाएंगे तब भी लाख आनी है, 10 बनाएंगे तब भी लाख आनी है, 20 आएंगे तब भी। तो ये फिक्स है, इस पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा कि जी अगर 1 कुर्सी बनी तो ये, 2 बनी तो ये, 3 बनी तो ना, रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम हम उसको खर्चा कर रहे हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फिक्स प्रोडक्शन कहला रहा होता है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है कि अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा ख़र्चा भी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर बनती है, अब एक चेयर जो है बन रही होती है, उस चेयर के ऊपर पेच भी लगते हैं, नट भी लग रहे हैं। अब एक कुर्सी है,
उसके ऊपर लगेंगे। अगर 2 हों ज़्यादा होंगे, 3 हों और ज़्यादा होंगे, 4 हों और ज़्यादा होंगे। अब वो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग रोड्स हैं। अब ज़्यादा कुर्सियाँ होंगी, ज़्यादा रोड्स लग रहे होंगे, वो इसमें आते हैं। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, अगर नान है, अगर 100 ग्राम का नान है उसके ऊपर तिल कम लगेंगे, बड़ा नान तिल लगेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे उतने तिल लगते जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हर नान के ऊपर 1 रुपये का तिल लगाना है, तिल कम लग रहे हैं बट लग रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, इनडायरेक्ट लेबर आता है और इनडायरेक्ट लेबर आ रही होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो किसका पार्ट बनते हैं, हमारे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं। मैं आपको ओवरहेड्स जो है डिटेल में समझाऊंगा जाके, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो कर रहे होंगे। अब इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेंगी। एक जो है एबनॉर्मल लॉसेस, वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। जो वेस्टेजेस वगैरह होते हैं वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। जो स्टोरेज कॉस्ट होती है, आपने सामान बना के रख दिया या सामान ला के डाल दिया गोडाउन में, वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। हाँ, अगर स्टोरेज कॉस्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन तो इसका पार्ट बनेगी। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, मैनेजर की सैलरी हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, ये कभी भी इसका पार्ट नहीं बन रही होगी। फिर जो सेलिंग कॉस्ट वगैरह होती है वो भी हमारा इसमें कंसीडर नहीं हो रही होगी। ओके, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी नहीं आनी चाहिए। मतलब सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, एबनॉर्मल लॉस, ये नहीं आना चाहिए। अगर स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है, प्रोसेस का पार्ट है, फिर तो आएगी। अगर वो नेसेसरी नहीं है, अगर प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो फिर वो इसमें नहीं आएगी। अच्छा, फिर हमारे पास होते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने कितना बनाना है, कितना हम उसको लेके चलेंगे, वो है। देखें, जो ओवरहेड कॉस्ट होती है ना, जब हम उसको, हमने पढ़ा था कि ओवरहेड्स जो होंगे या इस तरह के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, हम उसको ऐड करते हैं किस बेसिस के ऊपर, हम उसको ऐड करते हैं एक रेलेवेंट सिस्टमेटिक बेसिस के ऊपर। फिर हम उसको एसओटी कॉस्ट का पार्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होती है उसको देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट लेबर या जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसके लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है कि एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन की है वो आएगी। जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे उसमें हमने एक्चुअल में कितना बनाया है वो आ रहा होगा। हाँ, लेकिन जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उसमें क्या होगा, हम नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, हम लेकर चल रहे होंगे। ओके, अब नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि नॉर्मली अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेस हम इतनी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। लॉसेस वगैरह जो है वो लेस करवाने के बाद हम इतनी गुड्स, इतनी इन्वेंट्री, इतनी प्लान चीज़ें जो है अचीव कर लेंगे, वो नॉर्मल कैपेसिटी कहला रही होती है हमारी। जैसे ये सवाल है, कहते हैं जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद IAS 2। कहते हैं खेड़ा मैन्युफैक्चरिंग वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। ओके, द एंटिटी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड वैल्यूज इट ऑन FIFO बेसिस। FIFO अभी हम जगह पढ़ेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले बनाया है वो पहले बिकेगा, जो लेटेस्ट बना है वो बाद में बेचेंगे। कहते हैं जी 1 टन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड इनटू 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स। हम 1 टन रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उससे 1 टन के फिनिश गुड्स जो हैं बन रही होती हैं। फॉलोइंग डिटेल्स जो हैं उसने हमें दी हैं गिवन 2015 से रिलेटेड।
उसने परचेजेस की हैं रॉ मटेरियल की, 1000 टन जो है रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है पर वीक। प्राइस जो है 1 लाख पर टन है जनवरी को, और 1.5 लाख पर टन हो जाएगी जुलाई। मतलब जनवरी से लेके जून तक जो है वो लाख रुपये पर टन है, और जुलाई से दिसंबर तक 1.5 लाख है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ 10,000 पर टन है। ट्रांसफ़र जो फैक्ट्री को कर रहा है डॉक्स फैक्ट्री, वो 20,000 पर टन है। ओके, ये सारी बात उसने की है मटेरियल की। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये है उसकी कैपेसिटी कितनी है, डैट इज़ 1000 टन पर वीक ये बना रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है उसकी, मतलब इस प्रोडक्शन से रिलेटेड वो 25,000 पर टन है, और फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है 30,000 रुपये, 30 मिलियन पर वीक। मतलब ये फिक्स कॉस्ट इनकर होनी ही होनी है। अब ये है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। अब रॉ मटेरियल जो है जो मौजूद है मेरे पास डैट इज़ 2000 टन, और फिनिश गुड्स जो मेरे पास मौजूद हैं वो भी कितनी है, 2000 टन है। हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो डिटरमिन करनी है। तो ये हमारा सवाल है, इस सवाल को जो है हमने देखना है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ें स्क्रीन पॉज करके, फिर हम इसको तफसीलन जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट है, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे हमारा इतनी इन्वेंट्री जो है वो मौजूद है, हमने सिर्फ इसको ये बताना है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बतानी है कितनी है, और फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो है वो हमने इसको बतानी है। अब देखिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगी परचेज प्राइस जो है पर टन जो है वो आ रही होगी। अब फाइफो बेसिस के ऊपर है। फाइफो का मतलब है जो हमने पहले बनाए थे वो बिक गए, जो हमने बाद में बनाए थे वो हमारे पास मौजूद हैं। बाद में हमारे पास पर टन रेट कितना है, 1.5 लाख रुपया, हम वो ले लेंगे। हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो कितनी है, 10,000 पर टन है, वो हम ले लेंगे। फिर जो हमने ट्रांसफ़र करना है डॉक से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये नेसेसरी हैं, वो भी हम क्या करेंगे, हम बीच में ऐड जो हैं वो कर देंगे। तो यही बनता है। इसको हम देखेंगे तो ये 1,80,000 आ जाएगी। डैट विल बी माई मटीरियल कॉस्ट, डैट विल बी माई मटीरियल कॉस्ट। तो 2,000 टन का मटीरियल मौजूद था, 2,000 टन को मल्टीप्लाई करूँगा 1,80,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे रॉ मटीरियल की कॉस्ट जो है वो आ रही होगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो फिनिश गुड्स बीच में आती है। फिनिश गुड्स में क्या होगा, फिनिश गुड्स में हम लेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके अलावा जो मेरे पास ओवरहेड्स लगे होंगे वो भी तो बीच में ऐड किए जाएंगे। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट जब हम निकालेंगे, जब फिनिश गुड्स की कॉस्ट आएगी तो आएगी मेरे पास रॉ मटेरियल वो कितनी है, 1,80,000 पर टन। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, 25,000 पर टन, वो भी ऐड करेंगे। अब है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को भी हमने ऐड करना है बट एक अप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर, वो है नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल के ऊपर। अब देखिए कितनी है फिक्स कॉस्ट टोटल, डैट इज़ 30 मिलियन। मेरे पास पर वीक की कैपेसिटी क्या है, 1,000, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास फिक्स कॉस्ट, इसे कहते हैं एब्जॉर्ब्ड होना। फिक्स कॉस्ट आएगी एब्जॉर्ब होगी कितनी, 30,000। अगर मैं इसको जमा करूंगा तो ये बनेगा 2,10 और 2,35,000 जो है वो बन रही होगी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो 2,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 2,35,000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए रॉ मटेरियल जो है मेरा आएगा 180 के ऊपर, और फिनिश गुड्स जो है वो कितने के ऊपर आ रही होंगी, 235 के ऊपर आ रही होंगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब मटेरियल कॉस्ट होगी तो उसमें सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल ही ऐड हो रहा होगा, और फिनिश गुड्स पे जब जाएंगे तो रॉ मटेरियल प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो है वो आ रही होगी। अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स
जो फिनिश गुड्स जो हैं उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमने फाइंड आउट करनी है 31 अगस्त 2015 के लिए बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज को मेथड के ज़रिए। अब चूंकि हमने वेटेड एवरेज को मेथड नहीं पढ़ा हुआ तो अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को होल्ड करेंगे, लेकिन मैं अभी डिस्कस करूंगा, बाद में हम इस सवाल को जब वेटेड एवरेज मेथड पढ़ेंगे वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। अब कहता है जी NKL इंटरप्राइजेज प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑन 31 जुलाई 2015 द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 4000 यूनिट्स वैल्यूड एट ₹220 पर यूनिट। 4000 यूनिट्स मौजूद थे, किस कीमत के ऊपर? 220 पर यूनिट के हिसाब से। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वॉज वर्थ ₹5,40,000। जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री थी वो कितनी है? 5,40,000 है। ये क्लोजिंग है, मतलब ये जुलाई की क्लोजिंग है। ये किसकी बात कर रहा है? अगस्त के ओपनिंग की जो है वो बात कर रहा है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग। ये उसने बुक्स में हमें चीज़ें गिवन की हैं। डैट इज़ रॉ मटेरियल परचेजेस कितने का किया? 8,45,000 का। डायरेक्ट लेबर इनकर हुई है, सेलिंग कॉस्ट है। अब देखें जब हम बात करेंगे तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगी, फिर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी जो है नहीं आनी। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट है, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। ये सारे हमें परचेजेस गिवन किए हैं कि ये खर्चा मेरा अगस्त के मंथ में हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन है 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015। 2015 में कितने यूनिट्स बनाए हैं हमने? 8,000 यूनिट्स जो है वो हमने बना के बैठे हैं। द वैल्यू ऑफ रॉ मटीरियल्स ऑन 31 अगस्त 2015 अमाउंटेड टू ₹6 लाख। और जो क्लोजिंग मेरे पास रॉ मटेरियल है वो कितना है? मेरे पास 6 लाख का जो है वो मौजूद है। देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस। कोई वर्क इन प्रोग्रेस मतलब नहीं, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग काम वगैरह नहीं है। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस साल महीने के एंड के ऊपर है, वो कितना है? 2.5 लाख का हमारे पास मौजूद है। फिर जी 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल ऑन इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर। तो ये इसने हमें बताया है, ये सवाल है, तो इस सवाल को रीड करें, बताएं समझ आती है आप लोगों को? तो ये सवाल है, इसको रीड करना है। हम इसको भी होल्ड करेंगे, हम जरा जाके एक दफ़ा वेटेड एवरेज को का मेथड पढ़ के आएँ, फिर हम जाके क्लोजिंग कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो हमारा फर्स्ट सेशन जो है इन्वेंट्री का यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम फिर अगले सेशन में NRV हो गया और NRV की कैलकुलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कैसे है, किस तरह से है। अगले सेशन में NRV और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है मैं वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद उससे अगले सेशन में FIFO बेसिस वगैरह डिस्कस करवा के हम उसके MCQs करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट सेशन जो है वो बेसिक्स का रखा है, सेशन छोटा भी रखा है। अगले 2 सेशन जो हैं जो बड़े होंगे और उसमें हम फिर से क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे।